नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ल्ड फोकस पर बात करेंगे 24 अगस्त की सारी न्यूज़ पर। और इसके अलावा मैं एक अमेरिकन न्यूज़ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसमें भी वो अलग से सेक्शन हो जाएगा, तो आपका पूरा इंटरनेशनल अफेयर्स 24 अगस्त का जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए हम वर्ल्ड फोकस शुरू करते हैं। और हिंदी में जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पहली, वो आ रही है आपकी चाइना से और हांगकांग को लेके। तो वी सपोर्ट हांगकांग एज अ फाइनेंशियल हब। तो ये पता है सबको कि जो हांगकांग को दरअसल इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस वर्ल्ड में काफ़ी सालों से कहा जाता है कि इट्स अ वेटलेस इकोनॉमी, यानी कि साइज़ में भले ही छोटी है लेकिन ये काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है हांगकांग की। तो बेसिकली 1997 में जिस तरह से हांगकांग जो है चाइना के पास आ गया था, तो चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन ने कहा है अपनी वेबसाइट में कि वो सपोर्ट करेंगे हांगकांग को एज अ फाइनेंशियल हब। तो चाइना के बैंकिंग रेगुलेटर्स ने प्लेज किया है कि इसको फाइनेंशियल हब बना के रखा जाएगा, चाहे वट एवर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वहाँ पर जो भी हो रही हैं। और रिट्यूरेट किया गया इस कमिटमेंट को कि जो चाइनीज़ फाइनेंशियल सेक्टर है, जो अमेरिका के साथ जिस तरीके से इनका एक तरीके का स्टैंड ऑफ चल रहा है हांगकांग का, जिसमें हांगकांग ने भी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें जिस तरीके से अमेरिका ने एक्स्ट्राडिशन टीटी को हटा लिया है, वो मैंने न्यूज़ कवर की थी पहले भी। जिस तरीके से उन्होंने मेड इन चाइना टैग लगाएंगे, तो हांगकांग के साथ अमेरिका ने काफ़ी सख्ती बरती है, तो उसको लेकर के चाइना अब हांगकांग के पक्ष में बिल्कुल आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यूएस के साथ जो स्टैंड ऑफ है वो अपनी जगह पे है, लेकिन क्योंकि चाइना का पार्ट है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या किस तरीके से डेवलपमेंट्स होती हैं। तो चाइना इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बिजनेस इन हांगकांग वो कंप्लाई करेंगे रेगुलेशन, तो सर्विसेज देते रहेंगे। लेकिन जो मेन बात है इसमें वो है स्टैंड ऑफ विद यूएस के मद्देनज़र किस तरीके के इसमें और ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ आएंगी और उनको रेजोल्यूशन किस तरीके से होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। उन्होंने अपनी ही बात पे यू टर्न ले लिया है। अब कहा है उन्होंने कि दाऊद इब्राहिम जो है वो उनकी सॉइल में नहीं है। दाऊद इब्राहिम इज़ द मोस्ट वांटेड जिस तरीके से हैं, जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे 1993 के, और उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बेसलेस एलिगेशंस हैं कि वो यहाँ पर है ही नहीं, तो उन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट का यू टर्न ले लिया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दाऊद वॉज अमंग 88 हु फिगर्ड इन द लिस्ट। तो जो 88 लोगों की एक जो लिस्ट आई थी जिन्होंने स्टेचुरी रेगुलेटरी ऑर्डर, जिसको एसआरओ कहा गया है, ये पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आई थी, ताकि वो ब्लैक लिस्टिंग होने से बच जाए। वैसे वो ग्रे एरिया में चल रहे हैं। तो देखते हैं फाइनेंशियल टास्क फोर्स पे क्या डिसीजन लेता है एफ में। तो पाकिस्तान की इकानमी वैसी क्राइसिस में, सऊदी अरेबिया के साथ उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया रेगुलेशंस में। उनके जो जर्नल हैं, जो जनरल बाजवा, उनको सऊदी अरेबिया ने बिना मिले ही वापस भेज दिया क्राउन प्रिंस ने। तो जिस तरीके से सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से तुर्की की तरफ जा रहा है, तो उसको देखते हुए किस तरीके से ब्लैक लिस्ट ना हो। चाइना के साथ इमरान खान ने कहा, उनके भी रिसेंट विजिट हुई है उनके फॉरेन मिनिस्टर की चाइना के साथ। तो जिसमें जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसमें ये कहा गया है कि, और ये जिस तरीके मिसलीडिंग है, ये इंडियन मीडिया को इसमें इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है कि ये उसका भी है। अब इंडियन मीडिया हमारा किस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स इफेक्ट करता है, ये मेरे लिए भी दिलचस्प होगा जानना। लेकिन जिस तरीके से है, जिस तरह से देखें इसे कि आगे ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो इन्होंने फ़िलहाल ये कह दिया है अपनी ही बात पे ये वापस पलट गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो और इम्पोर्टेंट ना वो भी आपकी पाकिस्तान से ही है। तो पाकिस्तान को लेकर के ग्लोबल वॉच एनालिसिस हुआ है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है ग्लोबल वॉच एनालिसिस ने, जिसमें कहा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, ये फ्रांस में और थाईलैंड में अपने एजेंडा को फोकस करवा रहे हैं। जिस तरीके से फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था, काफ़ी देखा भी गया था, काफ़ी एक तरह की मतलब वहाँ पर जिस तरीके के एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, तो फ्रांस इसको लेके काफ़ी गंभीर है। तो जो ये थाईलैंड की हम बात करेंगे, इन्होंने कहा किसी शख्स को अरेस्ट किया है जिनका नाम है बकर शाह, जिसका नाम है बकर शाह रादर। तो उन्होंने 2012 में भी इसको अरेस्ट किया था। तो ये प्रोटेस्ट में था यूएस कंसुलेट के चाई माई, जगह का नाम है, इंसान का नहीं है। तो 2016 में फिर से ये इन्वॉल्व थे, इस बार फेक पासपोर्ट्स के लिए। लेकिन जो इस बार रिसेंट अरेस्ट हुई हैं वो एक ईरानियन नेशनल है, हमीद रेज़ा। उसके अलावा 5 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया, और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ग्लोबल वॉच एनालिसिस ने फ्रांस को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। फ्रांस और थाईलैंड में आईएसआई को डायरेक्टली इन्होंने ब्लेम किया है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसमें जो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इसमें यूक्रेन ने जो जनवरी में जो 8 जनवरी को जो हिट हो गए थे ईरान से, तो उन्होंने कहा है कि 2 मिसाइल्स ने उसे हिट किया था 25 सेकंड के अंतराल के, मतलब इतने अंतराल के बीच में। तो जो लाइव फ्लाइट जो हिट हुई थी वो थी यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस बोइंग 737
तो ये मेहर न्यूज़ की तरफ से कहा गया है, ये उनके हेड ऑफ ईरान सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा है कि 25 सेकंड का दोनों के बीच में इंटरवल था। उसके बाद एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है सिनुबोंग में, जिससे वेस्टर्न इंडोनेशिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 23 अगस्त को संडे को हुआ था ये, और जो इंडोनेशिया का मेन आइलैंड है सुमात्रा, तो ये उस पर है। तो इसकी रिसेंट एक्टिविटीज़ और इंडोनेशिया के वॉल्केनिक और जियोलॉजिकल हैजार्ड मिटिगेशन सेंटर ने ये कहा है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो इसमें वन ऑफ द न्यूज़ है, महाराजा दिलीप सिंह के बेटे को लेकर के है, उनके पुत्र को लेकर के है, और महाराजा दिलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह जी के सपुत्र हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के एक तरह से ग्रैंडसन महाराजा दिलीप सिंह जी के बेटे प्रिंस विक्टर एल्बर्ट जे दिलीप सिंह, इनका पूरा नाम इस तरह से है। तो इनका जो मेंशन है वो 15.5 मिलियन पाउंड्स पे सेल प्राइस टैग लगा के इस तरीके से उसको एक ऑक्शन की तैयारी की जा रही है। और जो इसमें फर्म इन्वॉल्व है वो ये है ब्यूच कैंप एस्टेट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी एस्टेट इन्वॉल्व है। तो ब्यूच कैंप एस्टेट 15.5 मिलियन। तो इनमें दिलचस्प बात यह है कि जो महाराजा रंजीत सिंह, उनका जो अम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा सिख के फर्स्ट रूलर थे, और वो लाहौर से, मतलब ही वॉज़ वेरी पावरफुल एक्चुअली। और उनको साथ जो एंग्लो सिख वॉर हुई थी, उसके बाद महाराजा दिलीप सिंह जो थे डिसाइसिवली इनको एक तरीके से एग्जाइल में ले लिया गया था इंग्लैंड के अंदर। तो उसके बाद ये ब्रिटिश राज का एक पार्ट हो गया था। तो लेकिन ये था कि जब वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में था तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया गया, उनको स्टडी भी किया जाना चाहिए। तो जो प्रिंस विक्टर हैं, तो जो उनके जो ये लंदन में पैदा हुए थे 1866 में, और इन्होंने जो शादी की थी उसमें क्वीन विक्टोरिया ने इस तरीके की ये गॉड मदर हो गई थी उनकी। तो इन्होंने जो शादी की थी वो की थी लेडी एनी कोवेंट्री के साथ, जो कि पुत्री थी, सपुत्री थी 9th अर्ल ऑफ कोवेंट्री। तो एक तरीके से ये सेमी रॉयल के तरीके से हुआ है। तो उसमें जो लिटिल बॉस्टन किंगस्टन में ये उनको एक इस तरीके का एक मार्शल होम दिया गया मैरिटल रिलेशंस के बाद। तो अब ये जो है ये उसमें 52 फीट का रियर गार्डन है, तो काफ़ी लिविंग स्पेसेस हैं। तो लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एज वेल। तो इसमें जो देखा जाना चाहिए वो ये है कि महाराजा रंजीत सिंह की जो लेगेसी है, उनका थ्रोन भी ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो उनकी काफ़ी बड़ी लेगेसी है, उनके काफ़ी उन्होंने हिस्ट्री के अंदर उन्होंने जिस तरीके से रिफॉर्म्स किए थे, तो वो काफ़ी पढ़ने योग्य हैं, और उससे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हुए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम हिस्ट्री का सेशन फिर कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।